हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज अपन बात करेंगे सीटेट 2024 जो जनवरी में कंडक्ट होगा आपका एग्ज़ाम। उसके रिगार्डिंग मैं आपके लिए हिंदी पेडागोजी जो हिंदी का शिक्षा शास्त्र है, हिंदी लैंग्वेज का, उसके इम्पोर्टेंट MCQ फॉर्म में लेके आया हूँ आपके लिए इम्पोर्टेंट। और आगे भी आपको चैनल पे सीटेट से रिगार्डिंग और जो भी सेंट्रल एग्ज़ाम DSSB इनसे रिलेटेड वीडियोज़ इम्पोर्टेंट MCQ सीरीज में मिलती रहेंगी। तो अगर चैनल पे नए विजिट कर रहे हैं तो मेरा निवेदन है आपसे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह की आपको कंटेंट आपको मिलता रहेगा। और आप चैनल का टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लें, जो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप टेलीग्राम पे सर्च कर लें HK पाठशाला। ठीक है, अपन बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है अपना, देखो, हिंदी भाषा में सतत और व्यापक आकलन का उद्देश्य यह जानना है कि ये देखो, सारे मैंने जो भी क्वेश्चंस लिए हैं आज MCQ फॉर्म में वो बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, इसलिए क्लास को पूरा देखें। और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट है सारे के सारे। ठीक है, रिपीट होते हैं बहुत सारे सीटेट में। देखें, हिंदी भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन होता है आपका कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन। ठीक है, CCE जिसको बोलते हैं। तो उसका उद्देश्य यह जानना है कि क्या जानना है, तो बच्चे क्या नहीं जानते। ऑप्शन ए, बच्चे किस तरह की त्रुटियां करते हैं, या फिर बच्चे कैसे सीखते हैं, या फोर्थ है, बच्चों को अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाए अथवा नहीं। आप क्या करेंगे, आप एक कॉपी पेन लेके उसमें पहले वीडियो को पॉज कर लें, फिर देखें अपना आंसर, और फिर उसके बाद में अपना खुद से अपना निरीक्षण करें। उससे पता चल जाएगा कितने आपके सही हैं और गलत हैं। कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। ठीक है, देखो, बच्चे क्या नहीं जानते, बच्चे किस तरह की त्रुटियां करते हैं, बच्चे कैसे सीखते हैं, इनमें सबसे अपने को पॉजिटिव आंसर देखना है। तो ऑप्शन थर्ड यहाँ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बच्चे कैसे सीखते हैं। ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा। हिंदी भाषा में सतत और व्यापक आकलन का उद्देश्य यह जानना है कि बच्चे कैसे सीखते हैं। ठीक है, उनके सीखने का तरीका अपन जान जाएंगे, फिर उसी प्रकार टीचर उनको पढ़ाएगा, तो वो फिर मतलब आगे की शिक्षण के लिए भी बेहद उपयोगी साबित होगा। ठीक है, अपन चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट अपना सेकंड क्वेश्चन है, बच्चों की भाषाई क्षमता की क्रमिक प्रगति के बारे में बताने में सर्वाधिक मदद क्या करता है। क्रमिक प्रगति जो सीक्वेंस से प्रोग्रेस होती है, सीक्वेंस प्रोग्रेस के बारे में बताने में सर्वाधिक मदद करता है। अर्थात मतलब सीक्वेंस प्रोग्रेस के रूप में सबसे ज़्यादा कौन मदद करता है, कौन बताता है। ठीक है, ये भी देखेंगे आप, सीटेट में आया हुआ है 2014 में। तो क्या है, ऑप्शन ए पोर्टफोलियो, या फिर लिखित परीक्षा, या फिर अवलोकन, या फिर जांच सूची। ठीक है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको, तो कौन सा है जो सिक्वेंशियल प्रोग्रेस के बारे में सबसे ज़्यादा मदद करेगा बताने में, बच्चे की भाषाई क्षमता के बारे में, एक टीचर को हेल्प करेगा। तो यहाँ ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। जो अवलोकन है, अवलोकन सबसे ज़्यादा मदद करेगा। देखो, एक छोटा बच्चा होता है तो छोटे बच्चे को अपन पोर्टफोलियो, लिखित परीक्षा, जांच सूची, इनके द्वारा उतना विश्वसनीय परिणाम नहीं मिल सकता एक टीचर को, जितना वो अवलोकन से देख सकता है बच्चे को कहाँ गलती कर रहा है, क्या कर रहा है, इन सब के बारे में, भाषाई क्षमता के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट पे चलें अपन। भाषा में सतत आकलन का उद्देश्य क्या है। क्वेश्चन थर्ड है, भाषा में सतत आकलन का उद्देश्य है, ऑप्शन फर्स्ट है, यह जानना कि बच्चे भाषा में क्या नहीं जानते हैं। यह ऑप्शन बी है, बच्चे पाठ्यपुस्तक में क्या जानते हैं। और ऑप्शन सी है, यह जानना कि बच्चों ने भाषा संबंधी किन उद्देश्य की प्राप्ति नहीं की है। ऑप्शन डी है, यह जानना कि भाषा सीखने में बच्चों को किस प्रकार की मदद की आवश्यकता है। अब आप बताएं कौन सा आंसर होगा। सतत आकलन का उद्देश्य क्या है, तो देखो, बच्चे भाषा में क्या नहीं जानते, ये जानना भी इम्पोर्टेंट नहीं है। ये थोड़ी जानेगा सतत आकलन के द्वारा टीचर कोई भी। तो ऑप्शन फोर्थ सबसे पॉजिटिव है और सबसे इम्पोर्टेंट है। देखो, यह जानना कि भाषा सीखने में बच्चों को किस प्रकार की मदद की आवश्यकता है, किस प्रकार उसको मदद कर सकते हैं बच्चे को, और वो भाषा सीख के प्रोग्रेस कर सकता है ना। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट पे चलें अपन फटाफट। देखो, रिवीजन हो जाएगा आपका और टाइम वेस्ट भी नहीं होगा। इस प्रकार MCQ फॉर्म में आपके लिए लेके आया हूँ। प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और इसको शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करके रख लें। नेक्स्ट देखें, फोर्थ क्वेश्चन अपना, भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है। ठीक है, जो CCE का उद्देश्य क्या है,
आप बताएंगे बच्चों को उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण श्रेणी में रखना, देखो ये इंपॉर्टेंट नहीं है भाई। अपन ये इसके लिए बच्चों का एवोल्यूशन या मूल्यांकन नहीं करेंगे कि वो उनको पास या फेल करें, है ना। बच्चे द्वारा भाषा सीखने की प्रक्रिया को जानना है, समझना, केवल बच्चों की कमियां जानना, केवल बच्चे की कमियां थोड़ी जानेंगे, केवल यह जानना कि बच्चों ने कितना सीखा, नहीं, ये भी नहीं है। देखो सबसे पॉजिटिव कौन सा लग रहा है, बच्चों द्वारा भाषा सीखने की प्रक्रिया को जानना समझना, कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं, किस प्रकार वो भाषा को सीखते हैं, मतलब कैसे आगे बढ़ रहे हैं, कैसा प्रोग्रेस हो रहा है उनको, किस प्रकार वो समझते हैं, किस प्रकार की प्रक्रिया जिससे उनको और अच्छे से समझ में आ सके। इस प्रकार ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में चलें अपन। सतत मूल्यांकन का एक निहितार्थ क्या है, मतलब उसका मतलब क्या है। ठीक है, सतत मूल्यांकन का एक प्रतिदिन परीक्षा लेना, देखो ये गलत हो जाएगा। देखो प्रतिदिन परीक्षा लेना ऐसा ज़रूरी नहीं है, एक बच्चे पे स्ट्रेस दबाव बनेगा वो। और हर महीने परीक्षा लेना ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। बच्चों के परीक्षा संबंधी व्यय को समाप्त करना। और देखो ऑप्शन थर्ड आपको ज़्यादा पॉजिटिव दिखेगा, बच्चों के भाषा प्रयोग का निरंतर अवलोकन करना। अवलोकन करने से क्या होगा, हम बच्चे के भाषा प्रयोग का अपन अवलोकन करेंगे, उससे पता चल जाएगा बच्चे का भाषा प्रयोग का प्रोग्रेस कैसा है, वो कैसा विकास कर रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में चलें तो हिंदी भाषा के सतत और व्यापक मूल्यांकन के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है। अब नहीं है और है, इन पे आप खास ध्यान रखेंगे, है ना, इससे क्वेश्चन गलत हो जाता है। ये सीटेट लेवल फर्स्ट 2012 में आए हुए क्वेश्चन है, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं ना, तो इम्पोर्टेंट है। कौन सा कथन उचित नहीं है, तो बच्चे के संदर्भ में ही मूल्यांकन करता है, उचित है यार ये तो। बच्चे के संदर्भ में ही तो मूल्यांकन करता है सीसीई जो होता है आपका। अब ये देखो ऑप्शन 4 पढ़ेंगे, यह बताता है कि बच्चों को किस तरह की की ज़रूरत है। हाँ बिल्कुल, ये भी अपन देखते हैं सीसीई से कि बच्चे को किस प्रकार के, किस फील्ड में, किस क्षेत्र में, किस विशेष मतलब पाठ में, या फिर किस विशेष एक इकाई में ज़रूरत है बच्चे को मदद की, है ना। ऑप्शन सी है, सतत और व्यापक मूल्यांकन बच्चों के सीखने की क्षमता और तरीकों के बारे में जानकारी देता है, बिल्कुल ठीक है। अब देखें ऑप्शन सेकंड पढ़ेंगे आप, बच्चों को उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण मतलब पास और फेल में विभाजित करने में विश्वास रखता है क्या सीसी। ये नेगेटिव आंसर है और अपने को नेगेटिव ही निकालना है यहाँ, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। नेक्स्ट देखें अपन, सारे इंपॉर्टेंट है भाई, अच्छे से देखेंगे आप, और कोई अगर डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं मेरे को। माधुरी पढ़ते समय, 7th क्वेश्चन है, माधुरी पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति करती है। मतलब कोई बच्चे नहीं है ना, उसको रोक रोक के पुनरावृत्ति करके बार बार दोहरा दोहरा कर पढ़ते हैं ना, तो माधुरी भी वैसे ही पढ़ती है। इसका यह भाषाई व्यवहार क्या दर्शाता है, क्या वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश कर रही है, या फिर वह अटक अटक कर ही पढ़ सकती है क्या वो, या फिर उसे पढ़ना बिल्कुल नहीं आता, या वह पढ़ने में ज़्यादा समय लेती है। देखो अब इस प्रकार के क्या है, आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल क्वेश्चंस हैं, और वो सीटेट में सीबीएसई बहुत बार पूछती है ना। तो माधुरी पढ़ते पढ़ते समय देखो कभी कभी वाक्यों की पुनरावृत्ति करती है, हमेशा नहीं करती वो, इस वर्ड पर ध्यान देंगे आप, कभी कभी, है ना, कभी कभी पुनरावृत्ति करती है। तो मतलब ऐसा तो नहीं है कि वो अटक अटक कर ही पढ़ सकती है हमेशा, नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। हमेशा थोड़ी, वो कभी कभी की बात हो रही है। क्या उसे पढ़ना बिल्कुल नहीं आता, ये भी नहीं कह सकते, क्योंकि वो तो कभी कभी तो होता है, हर बार तो नहीं करती है ना पुनरावृत्ति। और पढ़ने में ज़्यादा, अब देखो वो समझ के साथ पढ़ने की कोशिश कर रही है, मतलब उसको जब समझ में नहीं आता है तभी वो दोहराती है ना। तो जब समझ में नहीं आता इसलिए वो पुनरावृत्ति करती है उसकी, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें अपन, शिक्षार्थियों, अब देखो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट रहता है और गलत हो जाता है ना। शिक्षार्थियों को सीखने में जो कमी रह जाती है उनके समाधान के बाद क्या होना चाहिए। अब आप क्या करेंगे, इनमें से ज़्यादातर आप में स्टूडेंट्स क्या करेंगे, समुचित उपचारात्मक कार्य कर देंगे भाई, जो कमी रह जाती है उसको समाधान के बाद क्या होना चाहिए, उपचारात्मक कार्य, लेकिन वो उपचारात्मक कार्य गलत हो जाएगा। देखो जो कमी रह जाती है उनके समाधान के बाद क्या करना चाहिए, समाधान कर लिया है अपन ने, ठीक है, समाधान के बाद में क्या होना चाहिए, तो समाधान के बाद में सतत अभ्यास कार्य होना चाहिए, ऑप्शन ए। मतलब सबसे पहले निदान करेंगे, सीखने में जो कमी रह जाती है वो उसको क्या कहते हैं अपन, उसके पॉइंट फाइंड आउट करते हैं, कहाँ एरर है, कौन से एरिया में एरर है, तो उसके अपन वो स्पेसिफिक एरिया फाइंड आउट करते हैं, तो उस प्रोसेस को करते हैं अपन निदान, निदानात्मक जो परीक्षण होता है, निदान करना, ठीक है। मेडिकल साइंस से वर्ड लिया गया है निदान। उसके बाद में उपचार क्या करते हैं कि उस
जिस एरिया में बच्चे को कमी है, जिस पार्ट में बच्चा कमज़ोर है, उसको अपन पढ़ाएंगे वापस। ठीक है, पहला होगा निदान, फिर उसका उपचार करेंगे। अब ये कह रहा है कि सीखने में जो कमी रह गई, मतलब निदान कर लिया अपन ने, उसके बाद समाधान मतलब उपचार हो गया। उसके बाद में क्या होना चाहिए, उपचार के बाद में क्या करेंगे, सतत अभ्यास कार्य है, बच्चे को बार बार अभ्यास करवाएंगे उस चीज़ का, जिससे वो जो कमी है वो फुलफिल हो जाए, मतलब वो कमी ना रहे उस एरिया में। तो वो उसको पाठ्य जो भी पाठ में, जो भी कोई टॉपिक में उसको प्रॉब्लम हो, वो आसानी से समझ ले उसको, तो अभ्यास कार्य करवाएंगे। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा और वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। नेक्स्ट देखें, छात्र की भाषा शिक्षण में कमजोरी कमजोरी क्रम के, सॉरी क्रम नहीं है ये भाई, मिस टाइपिंग हो गया है थोड़ा। कमजोरी के कारण या अधिगम की कठिनाई के, ये भी कारण है। कारण की जानकारी किसके माध्यम से की जाती है। देखो, भाषा शिक्षण में कमजोरी या अधिगम की कठिनाई के कारण की जानकारी, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। अभी अपन ने डिस्कस किया कि कारण की जानकारी अपन कैसे फाइंड आउट करेंगे, कौन से टॉपिक में बच्चे को प्रॉब्लम है, तो वो निदानात्मक परीक्षण होता है। तो निदानात्मक परीक्षण अपन देख लेंगे कौन सा ऑप्शन है अपने पास। देखो, ये है ऑप्शन सी, निदानात्मक परीक्षण। कोई भी विशेष स्पेसिफिक एरिया में बच्चे को प्रॉब्लम है, किस पार्ट में, किस टॉपिक में, तो वो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं अपन, निदानात्मक परीक्षण से। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। निदान करने के बाद में क्या करते हैं अपन, अपने को पता चल गया कि बच्चे को, तो जैसे अपन हिंदी की बात करें, संधि टॉपिक है, उसमें प्रॉब्लम है बच्चे को, फिर क्या करेंगे अपन, उपचार करेंगे, मतलब उपसंधि टॉपिक वापस अपन पढ़ाएंगे, तो वो हो जाएगा उपचारात्मक शिक्षण। ठीक है, नेक्स्ट देखें, उच्चारण सुधारने का कार्य किन कक्षाओं में करना चाहिए। देखो, अब उच्चारण सुधारने का कार्य, बच्चा हकला के बोलता है या गलत बोलता है किसी वर्ड को, तो उसको उन उच्चारण सुधारने का कार्य किन कक्षाओं में करेंगे, प्रारंभिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, उच्च कक्षाओं में। देखो, ये तो अंडरस्टैंडिंग लेवल का क्वेश्चन है। प्रारंभिक कक्षाएं मतलब जो छोटी कक्षाएं हैं उन्हीं में तो करेंगे, बाद में थोड़ी माध्यमिक, उच्च माध्यमिक कक्षाओं में थोड़ी उच्चारण सुधर सकता है बच्चे का, फिर वो तो वही उनकी आदत हो जाएगी, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखें अपन, उपलब्धि परीक्षण के उद्देश्य क्या हैं। उपलब्धि परीक्षण होता है, जैसे अपन बोलते हैं, जैसे आपकी टर्म एंड की जो परीक्षाएं होती हैं, जैसे कोई भी अपन देखते हैं ना भाई, वार्षिक परीक्षाएं जिसको अपन बोलते हैं, अर्धवार्षिक परीक्षाएं होती हैं, है ना। तो उपलब्धि परीक्षण वो होते हैं, तो उनके उद्देश्य क्या है, बालकों की विभिन्न विषयों और क्रियाओं में वास्तविक स्थिति का पता लगाना। बिल्कुल, विभिन्न विषय और क्रियाओं में वास्तविक स्थिति का पता लगाते हैं अपन उनके जरिए। बालकों की उपलब्धि में सामान्य स्तर का निर्धारण करना, यह पता लगाना कि किस छात्र ने कितना ज्ञान प्राप्त किया, या उपयुक्त सभी। बताएंगे आप उपलब्धि परीक्षण के उद्देश्य क्या हैं। तो तीनों उपलब्धि परीक्षण के उद्देश्य हैं भैया, बालकों की विभिन्न विषयों और क्रियाओं में वास्तविक स्थिति का पता लगाते हैं अपन, है ना, कि क्या कहाँ स्टैंड कर रहा है बच्चा, कितना क्या रैंक है उसकी, क्या कितना किस में कितना मार्क्स आ रहा है वो, और कौन सा टॉपिक कमज़ोर है, कौन सा टॉपिक उसका अच्छा है ना। तो वास्तविक स्थिति का पता लगाते हैं अपन। और बालकों की उपलब्धि में सामान्य स्तर का निर्धारण करते हैं, बच्चा कहाँ है, कौन मतलब किससे आगे है, किससे पीछे है, और बच्चे में कितनी कमियाँ हैं, कितना उसमें कोई टॉपिक कितना अच्छे से आता है, तो सामान्य स्तर का निर्धारण करते हैं। यह पता लगाना कि किस छात्र ने कितना ज्ञान प्राप्त किया है, तो ये भी तो तीनों उपयुक्त सभी हो रहेगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखें, दृश्य श्रव्य। देखो, इस पे भी आपको 100% क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। दृश्य जो श्रव्य, ये आपकी सहायक सामग्रियाँ होती हैं ना, ये पूछ रहा है, दृश्य श्रव्य साधनों की सहायता से अनुभव के आधार पर एक विशेष प्रकार का वर्गीकरण, जिसे अनुभव का त्रिकोण के रूप में जाना जाता है। देखो, अब ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट हो गया आपका, सहायक सामग्री भी आपके सिलेबस में है। ठीक है, ऊपर से सहायक सामग्री में ये अनुभव का जो त्रिकोण है, ये तो मोस्टली कई बार सीटेट पूछ चुका है ना, तो सीटेट में आता है, इसलिए आप ये इंपॉर्टेंट है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, आप ध्यान रखेंगे। एक अनुभव का त्रिकोण ऐसे इस प्रकार दिया था, जिसमें सबसे लास्ट में जो इम्पोर्टेंट होता है वो दिया था मूर्त अनुभव होते हैं ना, उनको सबसे ऊपर रखा था, मतलब सबसे टॉप क्लास की कैटेगरी में मूर्त अनुभव बच्चे के होते हैं ना। तो ये किसने दिया था, ये अनुभव का त्रिकोण, ये दिया था एडगर डेल ने। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। उन्होंने एक अनुभव का त्रिकोण दिया था, उसमें सबसे ऊपर किसको रखा था, ये भी याद रख लेंगे आप। जो मूर्त अनुभव होते हैं ना बच्चे के,
खुद जो बच्चा लेता है एक्सपीरियंस, तो उसको सबसे ऊपर रखा था। ठीक है, ये भी पूछ सकता है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखें अपन, भाषा कक्षाओं में प्रदर्शित सामग्री केवल तब सजावटी हो जाती है जब, मतलब कब सजावटी हो जाती है, ऑप्शन सॉरी क्वेश्चन 13 है। मतलब भाषा कक्षाओं में कोई सामग्री कब सजावटी हो जाती है, मतलब वो कोई यूजफुल नहीं होती तब, तभी तो होगी सजावटी है भाई, ये तो कोई काम ही नहीं आ रही है ना। ऑप्शन ए है, वह बच्चों को अनिवार्य तो कोई मूल्य न सिखाए, वह सामग्री पाठ्य पुस्तक की न हो, बच्चे उसे आते जाते देखते हो, या फिर बच्चों को पढ़ना लिखना सीखने में उसका उपयोग नहीं होता। अब देखो नेगेटिव आपको अलग ही दिख जाएगा। ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है यहाँ, कि अगर बच्चों को पढ़ना लिखने सिखाने में कोई सामग्री उपयोगी सिद्ध नहीं हो रही, इसलिए वो कक्षाओं में फिर वो सजावटी तो होगी, बस सजावट करने के काम आ रही है, बच्चों को पढ़ना लिखना तो सिखा ही नहीं रही, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें अपन, शिक्षक की स्वयं की भाषा प्रयोग की कुशलता क्या करती है क्लास में। एक शिक्षक वेल मैनर्स, मतलब अच्छे तरीके से मैनर्स कर रहा है, अच्छे तरीके से भाषा का प्रयोग कर रहा है, तो वो क्या इफेक्ट डालेगा क्लास में, वो बताना है आपको। बच्चों को अलंकारिक भाषा प्रयोग के लिए प्रेरित करेगी, या फिर बच्चों को भाषा का अनुकरण करने के लिए बाध्य करेगी, या फिर बाध्य तो करेगी ही नहीं, देखो बाध्य है नेगेटिव है, आप डिलीट कर देंगे आंसर को। बच्चों की भाषा प्रयोग के लिए आदर्श रूप प्रस्तुत करती है, या फिर बच्चों के भाषा प्रयोग पर कोई प्रभाव ही नहीं डालती, ये भी ऐसा भी गलत है। देखो बच्चे क्या होते हैं, टीचर को फॉलो ज़रूर करते हैं ना, तो अगर वो अच्छा व्यवहार करेगा तो बच्चे भी अच्छे व्यवहार करेंगे, अगर वो अच्छा भाषा का प्रयोग करेगा, अच्छे तरीके से मैनर्स करेगा, तो वो बच्चे भी उसी प्रकार अपना वो करेंगे। तो ये ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ। बच्चों की भाषा प्रयोग के लिए आदर्श रूप प्रस्तुत करती है, क्या जो जो शिक्षक की भाषा प्रयोग की कुशलता है वो बच्चों की भाषा प्रयोग करने के लिए आदर्श रूप प्रस्तुत करती है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा यहाँ। नेक्स्ट देखें अपन, भाषा की कक्षा में समाचार पत्र पत्रिकाओं का उपयोग यह सुनिश्चित करता है कि, अब देखो और मैं आपको बता दूं, ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, मैं अंत में आपको बता दूंगा कैसे डाउनलोड करना है ये, ठीक है। भाषा की कक्षा में समाचार पत्र पत्रिकाओं का उपयोग यह सुनिश्चित करता है कि बच्चों को मुख्य शीर्षक याद है। अगर अपन समाचार पत्र पत्रिकाओं का उपयोग कर रहे हैं क्लास में, तो क्या उसका उद्देश्य क्या है अपना, बच्चों को मुख्य शीर्षक याद करवाना, ऐसा तो नहीं है, गलत है। बच्चे प्रमाणित लेख समाचार आदि पर अपनी प्रतिक्रिया देने की क्षमता रखते हैं, ये भी गलत है भाई। शिक्षण सामग्री का उपयोग हो रहा है, नहीं, बच्चे की भाषा पर समाचार पत्र पत्रिकाओं का प्रभाव पड़े, अपन ये चाहते हैं, ठीक है। बच्चे की भाषा पर समाचार पत्र पत्रिकाओं का प्रभाव पड़े, वो भाषा प्रयोग की कुशलताओं को सीखे, ये अपना समाचार पत्र पत्रिकाओं का उपयोग करना क्या उद्देश्य है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखें अपन, क्वेश्चन 16, भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु। देखो इसको आप राउंड कर लेंगे, सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु छांटना है अपने को ना, तो इनमें गलती हो जाती है। देखो अभ्यास में वैविध्य, वैविध्य का मतलब होता है विभिन्न प्रकार के अलग अलग टाइप के अभ्यास हों, ये तो अपने को चाहिए कि अलग अलग भाई निबंधात्मक क्वेश्चन भी हो, उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हो, उसमें खाली स्थान वाले क्वेश्चन भी हो, ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन भी हो ना, तो अभ्यास में वैविध्य होना बहुत ज़रूरी है ना। तो इसलिए पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय ये तो महत्वपूर्ण है, तो ये तो हो नहीं सकता। अब देखो भाषा की विभिन्न छटाएं, ऑप्शन डी, तो विभिन्न छटाएं मतलब विभिन्न प्रकार की छटाएं हो, भाषा में भी अलंकारों का प्रयोग हो, उसमें संधि का, समास का, उपसर्ग का, इनका प्रयोग हो, ये भी होना चाहिए भाई, ये भी महत्वपूर्ण है ना। विषय वस्तु में वैविध्य, विषय वस्तु में भी वैविध्य होना चाहिए, अलग अलग प्रकार की विषय वस्तु होनी चाहिए, है ना, तो ये भी इंपॉर्टेंट। अब देखो पाठों की संख्या चाहे 10 हो 15 हो, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वो सब मतलब उस बच्चे का पूरा सिलेबस कवर करने वाले हो, चाहे 10 पार्ट में कवर हो जाए, या फिर 12 पार्ट में कवर हो, या फिर 9 पार्ट में कवर हो, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है पाठों की संख्या, है ना, तो ये सबसे कम इम्पोर्टेंट है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, पाठों की संख्या सबसे कम महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट देखिए अपन, पाठ्य पुस्तक में दिए गए चित्र, देखो 2014 में पूछा है सीटेट ने, जो पाठ्य पुस्तक में चित्र दिए गए हैं वो क्या करते हैं, तो ऑप्शन पढ़ते हैं अपन। चित्र क्या करते हैं, पाठ्य पुस्तक की शोभा बढ़ाते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है कि शोभा बढ़ाने के लिए थोड़ी चित्रों का प्रयोग किया जाता है पाठ्य पुस्तक में, नहीं। अनावश्यक जगह घेरते हैं, ऐसा भी नहीं है भाई, चित्रों का कोई अगर प्रयोग ही नहीं होता तो फिर पाठ्य पुस्तक में क्यों दिए जाते,
है ना। संकल्पना का स्पष्टीकरण करते हैं या फिर परंपरा का निर्वाह करते हैं, ऐसा थोड़ी है कि परंपरा चलाने के लिए अपन चित्रों का प्रयोग कर रहे हैं। देखो संकल्पना का स्पष्टीकरण करते हैं, है ना। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। संकल्पना, कोई भी अपने को कॉन्सेप्ट बच्चे का क्लियर करना हो, इसलिए अपन पाठ्य पुस्तक में क्या करेंगे, चित्रों का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन डी सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट अपन देखें, नेक्स्ट है अपना 18 भाषा की पाठ्य पुस्तक ऐसी हो, कैसी हो जिसमें कविताएं हो, कहानी हो, अभ्यास हो, जीवन और भाषा के विविध रंग। अब देखो ऐसे हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल पे क्वेश्चन है। अब इसमें ऑप्शन सारे करेक्ट हैं, कविताएं भी होनी चाहिए, कहानी भी होनी चाहिए, अभ्यास भी होनी चाहिए, है ना। लेकिन देखो ऑप्शन डी है जो सबको इंक्लूड कर लेता है अकेला ही, जीवन और भाषा के विविध रंग हों। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। ऐसी पाठ्य पुस्तक होनी चाहिए जिसमें जीवन और भाषा के विविध रंग हों। अब इसमें सारे ऑप्शन करेक्ट हैं, कविताएं भी होनी चाहिए, कहानी भी होनी चाहिए, अभ्यास भी होनी चाहिए, लेकिन ऑप्शन डी है वो सारे इंक्लूड कर लेगा, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, जीवन और भाषा के विविध रंग हों। ठीक है, नेक्स्ट देखें अपन, प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए बाल साहित्य के चयन का मुख्य आधार क्या होना चाहिए। अब प्राथमिक स्तर का क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना है। अब बच्चों के लिए बाल साहित्य का चयन करना है अपने को, तो मुख्य आधार क्या है ना। रोचक विषय वस्तु होनी चाहिए क्या, या फिर रंगीन चित्र, सरल जानकारी या छोटी रचनाएं। देखो प्राथमिक स्तर के बच्चे 1 से 5 की अपन बात करें तो उसमें छोटे बच्चे हैं वो क्या कर, अगर रोचक विषय वस्तु होगी, इंटरेस्टिंग विषय वस्तु होगी, तो वो आसानी से उत्सुकता से सीखेंगे, है ना। इसलिए रोचक विषय वस्तु सबसे बेहद इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन ए बाल साहित्य प्राथमिक स्तर पर। ठीक है, नेक्स्ट देखें अपन, संगीता अक्सर शब्दों को उल्टा लिखती है। ठीक है, अब ये फैक्चुअल क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे अच्छे से। संगीता अक्सर शब्दों को उल्टा लिखती है और लिखते समय कुछ अक्षरों को छोड़ देती है, उसे लिखने में कठिनाई होती है, उसकी समस्या किससे संबंधित है। 2014 में पूछा है, वापस पूछ सकता है, ध्यान रखेंगे। जो लिखने से संबंधित होता है वो हमेशा डिस्ग्राफिया में आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, डिस्ग्राफिया। और देखो समझने, पठन संबंधी विकार हो, पठन संबंधी विकार हो तो वो क्या होगा, डिसलेक्सिया। ठीक है, डिसकैलकुलिया में क्या होता है, मैथमेटिक्स से संबंधित जो विकार होते हैं ना, मैथ से संबंधित, वो होते हैं डिसकैलकुलिया। दृष्टिबाधिता तो हो गया, जो जिसको दिखने में प्रॉब्लम हो तो वो दृष्टिबाधिता होती है। ठीक है, अब डिस्ग्राफिया क्या होगा, यहाँ अपना आंसर होगा डिस्ग्राफिया, ऑप्शन डी मैंने बताया, ऑप्शन डी। जो लेखन से संबंधित विकार होते हैं वो क्या होंगे, डिस्ग्राफिया में आएंगे। ठीक है, तो आज अपन यहीं तक रखते हैं, बाकी नेक्स्ट अपन जल्दी मैं आपके लिए और MCQs लेके आऊँगा, और सारे भी सब्जेक्ट के भी लेके आऊँगा, और इंग्लिश के पेडागोजी के भी लाने की कोशिश करूँगा। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मेरा उद्देश्य रहेगा कि आपका कम टाइम वेस्ट करते हुए आपका पूरा रिविज़न करा दूँ आसानी से, और आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे यहाँ से, है ना। तो अपकमिंग क्लासेज के लिए आप अपन चैनल को सब्सक्राइब कर लें, निवेदन है मेरा। और PDF और ये नोट्स सारे आप कहाँ मिलेंगे, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने आप HK पाठशाला, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक पे मिल जाएगा, और या फिर ये ऐसे टेलीग्राम पे लिख के भी सर्च कर लें, है ना। तो वीडियो आपको नेक्स्ट जल्दी मिल जाएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें प्लीज़, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।